तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आलोक और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है फिक्स्ड नॉलेज। ये नया चैनल है मेरा और पुराना वाला चैनल जो है उसको आप जानते हैं जिसका नाम है हाई नॉलेज। तो इस चैनल पे आज मैं आपको बताने आया हूँ हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर 8 क्लास का। चलिए देखते हैं चैप्टर को। और यदि फर्स्ट चैप्टर का लिंक चाहिए तो वो भी इस वीडियो में मौजूद है, आप वहां से जाकर के फर्स्ट चैप्टर का लिंक। दूसरा चैप्टर है आपका हिस्ट्री का जिसका नाम है द राइज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि पहला चैप्टर में हमने एक ब्रीफ बैकग्राउंड लिया ब्रिटिश रूल के बारे में, कब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया और कौन कौन सा उन्होंने चेंजेस इंडिया में किया। तो अब आप ये जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना शुरू किया इंडिया पे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से इंडिया को अपने कब्जे में किया उसके बाद ब्रिटिश रूल इंडिया में आई। तो अब पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका राइज कैसे हुआ इंडिया में। तो सबसे पहले क्या हुआ, सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, उसके बाद और भी सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो उन सारों ने बहुत सारे तरीके अपनाए सी रूट ढूंढने के। क्योंकि वो लोग तरीका ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे सी में, ताकि उनको सी रूट मिले इंडिया तक जाने के लिए, ताकि वो इंडिया में आ करके अपना ट्रेड कर सके। सी वॉयग्स मतलब होता है सी रूट्स, यहाँ पे सी रूट्स उसका मतलब हुआ। तो सी रूट्स ढूंढ रहे थे, लेकिन इन आप जानते हैं कि एक ही जगह पे यदि 5 कंपनियां एक ही काम करना चाहें तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जो ब्रिटिश थी, जो फ्रांस थी, जो डच थी, जो पोर्टुगीज थी, ये सारी जो थी ट्रेडिंग कंपनीज थी और एक ही तरीके का एक ही जगह पे ये लोग जो सी रूट्स ढूंढ रहे थे। और इसीलिए ये सब जो थे एक दूसरे के राइवल्स बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन उसमें सबसे जो ताकतवर थी वो थी ब्रिटेन, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने क्या क्या इमर्ज्ड किया और वो इंडिया में आई और लगभग 200 साल तक राज किया, क्योंकि सबसे ताकतवर उस समय वही था। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिलता है। चार्टर का मतलब होता है एक पत्र मिलता है जिसमें क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा राइट दे दिया, पूरा आज़ादी दे दी इंडिया में अपना ट्रेड करने के लिए। और साथ साथ उस एक्ट में, उस चार्टर में ये भी लिखा था कि दूसरा जो ट्रेडिंग कंपनी है वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती। यदि वो इंडिया में ट्रेड करती है तो उनको पनिशमेंट पे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो थी क्वीन एलिजाबेथ वन वही थी इंग्लैंड की महारानी और उसने ये राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए इंडिया में, जैसे कि मौसलीपट्टनम में, जैसे कि पटना में, जैसे कि ढाका में और बहुत सारे जगहों पे, मद्रास में, बॉम्बे में, कालीकट में, गोविंदपुर में। तो इन सारे जगहों पे जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री बनाया और अच्छे तरीके से अपना ट्रेड शुरू किया। और आप जानते ही हैं कि ट्रेड का असली मकसद क्या था। तो ट्रेड करना तो सिर्फ उनके लिए एक बहाना था, उनका असली मकसद था इंडिया पे रूल करना, इंडिया को अपना गुलाम बनाना। फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कालीकट और गोविंदपुर ये दोनों जो थी ये बंगाल की दो गांव थी, बंगाल की दो गांव थी। और इस बंगाल की दो गांव को मिला करके एक सिटी का निर्माण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसका नाम था कलकत्ता। अभी उनको हम कोलकाता बोलते हैं। उसके बाद जो एक फैक्ट्री थी सुतांती में, उसको बाद में क्या किया, उस फोर्ट को नाम दे दिया गया फोर्ट विलियम। ठीक है। उसके बाद 1691 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान मिलता है, किनके द्वारा, तो मुगल एम्पायर, उसके मतलब मुगल एम्पायर जो थे उस समय के औरंगजेब, उनके द्वारा। उस फरमान में लिखा होता है कि जो औरंगजेब उस समय का राजा थे इंडिया के, उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे दिया ब्रिटिश को कस्टम ड्यूटी पे करने से। मतलब जो उनको पैसा जो पे करना पड़ रहा था, जो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी बंगाल में, उनसे छुटकारा दे दिया। कौन? औरंगजेब। वही थे उस समय के मुगल एम्पायर और वही थे उस समय के भारत के राजा। उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे दिया ब्रिटिश को। उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा फरमान मिला फिर से
ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में, जो कि दिया गया था मुगल एम्पायर फारूक सियार के द्वारा। उस फरमान में लिखा था कि ब्रिटिश को पूरी तरीके से अपनी अधिकार जमा लेने के लिए, मतलब उस फरमान में ऐसा लिखा हुआ था कि आप अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब बिजनेस था उसको बढ़ाएं आप। ऐसा किन्होंने कहा था? फारूक सियार ने। और पूरी तरीके से उनको छूट दे दिया गुजरात में और डेक्कन में रहने के लिए, वहां पर भी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए, विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। कोई भी पैसा उनको पे नहीं करना था उनके लिए। उसके बाद उससे पहले जब ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना स्टेब्लिश्ड करती इंडिया में पूरी तरीके से, उससे पहले क्या हुआ, गोवा में पोर्टुगीज ने अपना धाक जमा लिया। गोवा में पोर्टुगीज ने अपना जो कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर था उसको बढ़ा दिया। उसके बाद डच जो था, जो कंपनीज थी एक, वो भी क्या क्या अपना स्टेब्लिशिंग जो ट्रेडिंग फैक्ट्रीज थी डच, वो भी अपना स्टेब्लिशिंग इंडिया में स्टार्ट कर दिया। इंडिया में अपना धाक जमाना वो भी स्टार्ट कर दिया। अब इंग्लिश के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ने लगा था। मुश्किल था, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ने, उनके पास बहुत सारी पावर थी, बहुत ज्यादा उनके पास वेपन्स थे और बहुत चालाक भी थे वो लोग। इसीलिए धीरे धीरे उन्हीं को लास्ट में तो ब्रिटिश को ही मिलता है। ये आपने पहले ही चैप्टर में देख लिया कि ब्रिटिश ही रूल करता है। लेकिन अभी देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उन सारी कंपनीज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं द यूरोपियंस जो थे वो कौन थे। तो यूरोपियंस क्या हुआ, तो इंडिया में जो स्पाइसेस मिलते थे, जैसे कि या फिर इंडिया में जो स्पाइसेस मिलते थे, या फिर सिल्क मिलते थे, या टेक्सटाइल मिलते थे, या इंडिगो जो था, या फिर सॉल्ट जो था, तो ये सब सारी चीजों की यूरोप में बहुत बड़ी डिमांड थी। यूरोप के लोग इन सब चीजों की बहुत ज्यादा मांग करते थे। कब? तो मेडाइवल पीरियड में। ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेडर्स जो थे वो अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने तो पहला चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश की इस्टेब्लिश्ड होती है मॉडर्न पीरियड से, तो यह मेडाइवल कहाँ आ गया? बिल्कुल ये मेडाइवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना धाक जमाना अभी शुरू नहीं की है, अभी जो है एंटर ही की है इंडिया में। लेकिन जब ये इस्टेब्लिश्ड होगी तब मॉडर्न पीरियड की स्टार्ट होगी। अभी हम लोग उससे पहले ही हैं, जहां पे सारी कंपनीज जो थे वो इंडिया में आना शुरू किए थे। और उसके बाद ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मतलब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से छूट दिया इंडिया में रूल करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि यूरोप में किन किन चीजों की डिमांड थी और कैसे उन्हें पूरा किया जा रहा था। तो यूरोप में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो क्या हुआ था ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड में ये सब जो थी सारी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके बाद मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ, जो ये ट्रेड था उसको कंट्रोल किया जा रहा था। कहां से? तो सी रूट से। हमने पहले ही पढ़ा था कि सारे जो कंपनी थे वो सी रूट ही ढूंढ रहे थे, तो सी रूट से इन सारे ट्रेड को कंट्रोल किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब जब कंट्रोल तो किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक वार होता है एक छोटा सा, कहां पे? तो तुर्क्स और यूरोपियंस के बीच में, तो वो जो सी रूट होता है, जो ट्रेड होता है, वो रुक जाता है इन ऑर्डर टू गेट इंडियन गुड्स। अब क्यों रुकता है? क्योंकि दोनों जो कंपनी थी, दोनों जो यूरोपियंस और जो तुर्क्स थे, वो दोनों चाहते थे कि हम भी, यूरोपियंस बोला था कि मैं लूंगा इंडियन गुड्स और तुर्क बोला था कि मैं लूंगा इंडियन गुड्स, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी किनकी? तो इंडियन गुड्स की। उसके बाद क्या हुआ, तो जो यूरोपियंस थी, अब जब क्या हो रहा था, यूरोपियंस और तुर्क्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, जो जो उसके तब क्या हुआ, तो जो पोर्टुगीज थी, जो डच थी, उनका भी ट्रेड जो था वो रुक रहा था, वो भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। तो इनके छुटकारा के लिए उन्होंने क्या किया, एक नया सी रूट ढूंढने के लिए डिसाइड किया। और उन्होंने फाइनली जो पहला सी रूट ढूंढा, जिन्होंने, उनका नाम था पोर्टुगीज, और पोर्टुगीज फाइनली सबसे पहले सी रूट ढूंढ लिया। उनको फॉलो किया कौन? डच और इंग्लिश, फाइनली द फ्रेंच भी। इंग्लिश और डच भी पोर्टुगीज को फॉलो करते हुए इंडिया पहुंच गए। उनमें क्या हुआ, वो सारे जो थे मेनली जो थे वो सारे ट्रेडिंग कंपनीज ही थे, और ट्रेडिंग कंपनीज ही इंडिया में भी फॉर्म करना चाहते थे। लेकिन उनका जो मेन एम था वो क्या था, तो कैप्चर करना किसको? तो एशियन मार्केट को। और एशियन मार्केट में सबसे ज्यादा किनके पास
मतलब गुड्स होती थी तो इंडिया के पास, और सबसे ज्यादा किन गुड्स की मांग होती थी, तो इंडियन गुड्स की। इसीलिए वो कैप्चर करना चाहते थे एशियन मार्केट को और कैप्चर करना चाहते थे इंडियन मार्केट को। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं द यूरोपियन पावर इन इंडिया। अब यूरोपियन पावर में कौन कौन सा यूरोपियन पावर इंडिया में आया, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी पोर्टुगीज हो, डच हो, या फिर ब्रिटेन हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जो भी थे वो सारे तो यूरोपियंस ही थे, यूरोप कॉन्टिनेंट के ही थे। लेकिन अब वहां पे अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज थी। तो ये अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज किस तरीके से अपना अपना रूल किया इंडिया में, उसको पढ़ते हैं अभी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज में जो पोर्टुगीज का तो मतलब ऐसा समझ लो, जो लीडर था वास्को डिगामा, उन्होंने ही जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था सी रूट को इंडिया में। ठीक है, उसके बाद तो वास्को डिगामा फाइनली जो थे उन्होंने सी रूट ढूंढा, और सी रूट ढूंढ करके सबसे पहले पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया में एंटर की और गोवा में अपना धाक जमाया। गोवा में अपना पॉलिटिकल पावर जो थी वो भी इस्टेब्लिश की, और अपना जो जितने भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी उनको उस समय के लिए बनाना चाहिए था वो सारा बनाया। कमर्शियल भी और पॉलिटिकल भी दोनों पावर उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे, तो गोवा में। इस तरीके से सबसे पहला जो ट्रेडर आए इंडिया में वो थे पोर्टुगीज। ठीक है, और गोवा जो थी वो पोर्टुगीज के रूल से फ्री हुई कब, तो 1961 में पोर्टुगीज के रूल से गोवा फ्री हुई थी। फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगला आगे की जो डच है या जो भी ट्रेडिंग कंपनीज है उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आराम से आप सारी वीडियोज देख पाएं। और इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगा हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आकर के उसको भी क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।